Chapter number 2, Indian Economy 1950-1990. Okay, so there are three types of the economic system. One is the capitalist, socialist, and mixed economy system. So what is the meaning of the capitalist economy? So capitalist economy, those type of economy which means of productions owned, controlled and operated by the private sector. कि जो इकोनॉमी को कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर होता है, सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. फिर उसके बाद है सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी दोस टाइप ऑफ इकोनॉमी कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि भाई वो गवर्नमेंट से ऑपरेट होती है. सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी. फिर उसके बाद जो है मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम रिफर द सिस्टम विच द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट भी आ गई और प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए. सो ये दोनों अलॉटेड जो होते हैं और दोनों ही लाइक इकोनॉमी में इक्वलाइज कंट्रीब्यूट करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज द मिक्स्ड इकोनॉमी. उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग. इस इकोनॉमिक प्लानिंग में से मैक्सिमम एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ सकते हैं. तो जब ना मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम हुई तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट को कि भाई लाइक हमारी इकोनॉमी पुअर इकोनॉमी थी. सो उस पुअर इकोनॉमी को रिवाइव करना था कि भाई बैकवर्ड इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना था. तो हमें सर्टेन प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी. सो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग? सो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज के, कंट्री के जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर पे यूटिलाइज करना. सो दिस टाइप ऑफ द प्लानिंग इज नोन एज द इकोनॉमिक प्लानिंग. अब इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले इंडस्ट्री को रिवाइव किया गया. तो इंडस्ट्री रिजोल्यूशन पास ऑन किया गया 1948 में, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन. अब ये इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस क्या था कि इंडस्ट्री को एनकरेज करने के लिए था, प्राइवेट सेक्टर्स को मोर एनकरेज करने के लिए था. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस लेके आई. अब ये बेसिकली आईपीआर जो है, फर्स्ट आईपीआर 1948 उन्होंने कहाँ से लिया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वहां से उन्होंने ये अक्वायर किया हुआ था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके बाद प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया? 1950 में. एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? सो चेयरमैन इज अ प्राइम मिनिस्टर. एट द टाइम थे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज अ चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. बट ये प्लानिंग कमीशंस का जो आइडिया जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो प्लानिंग कमीशंस का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया था पीसी महालनोबिस ने इंट्रोड्यूस किया था. किसने इंट्रोड्यूस किया था? पीसी महालनोबिस ने इंट्रोड्यूस किया था. कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान जो हमने कहाँ से लिया था? कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हमने लिया था सोवियत यूनियन से लिया था. कि भाई सोवियत यूनियन में क्या था कि भाई ये 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का कंसेप्ट था, तो हमने ये 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट जो है वो हमने सोवियत यूनियन से लिया था. उसके बाद जो है कि भाई प्लानिंग कमीशन जो है is no more in existence. 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज कर दिया और उसका नेम रख दिया नीति आयोग. So what is the full form of the नीति आयोग? The नीति आयोग is known as the National Institute Transforming India. क्या नेम होता है? National Institute Transforming India. So these are the economic planning points. These are the points of the economic planning. सो आफ्टर फिर से एक बार कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज. यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस आए 1948 में. हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से. प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया 1950 में. और हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू. फिर उसके बाद एक प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया जो था पीसी महालनोबिस ने दिया था. कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया था. एंड 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके नीति आयोग रख दिया. नेक्स्ट जो है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव कौन से? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्यों लाए गए इकोनॉमिक प्लानिंग के? तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला मतलब ये था, इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव लाने का मतलब ये था
कि इकोनॉमिक में बहुत सारी चीज़ों में कि 5 ईयर प्लान कंसर्न विद कि भाई रिमूव इकोनॉमिक ऑफ द बैकवर्डनेस, कि जो इकोनॉमी हमारी बैकवर्डनेस वाली इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी को रिमूव करना था, इसलिए हम लोग 5 ईयर प्लान लेके आए। दूसरा ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का ये था कि मैक्सिमम वर्क जो है हमें किसके लिए करना है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए करना है। तीसरा उनका जो ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान कब हुआ था कि 5 ईयर प्लान जो है 5 ईयर्स के लिए, यानी 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956, तो ये 5 ईयर्स का ड्यूरेशन था, 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। देन आफ्टर नेक्स्ट जो है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखे कि भाई बैकवर्ड इकोनॉमी जो बैकवर्ड थी उस इकोनॉमी को डेवलप्ड करना था। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि भाई इकोनॉमी में वीकर सेक्शंस है तो उस वीकर सेक्शंस को डेवलप्ड करना था। अब हम लोग थरली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन से? एक है ग्रोथ, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ है इक्विटी। अब इकोनॉमिक प्लानिंग से ग्रोथ क्या हो? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी स्टेगनेंट हो चुकी थी। अब उस स्टेगनेंट इकोनॉमी को रिवाइव करना था, उस स्टेगनेंट इकोनॉमी को हमें ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता कि कंट्री में क्या करना पड़ता कि रिफर्स टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्री, कि हमें हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज की हमने क्या करनी थी कि हमें उसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी थी। तो ग्रोथ कैसे होता है? तो सबसे पहला कि कैसे कैपेसिटी बढ़ाते, तो सबसे पहले हम लोग लार्जर स्टॉक ऑफ द प्रोडक्टिव कैपिटल, कि प्रोडक्टिव कैपिटल का लार्ज स्टॉक क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद की सपोर्टिंग सर्विस, लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक द ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग सिस्टम, इसको हम लोग एनकरेज करना पड़ेगा। दूसरा कि हमारे पास एफिशिएंट प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज चाहिए। ये 3 आइटम्स होगी हमारे पास। सो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग मोर एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। अब ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ गुड इंडिकेटर, तो जितना इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा उतना ही लाइक इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। So a good indicator of economic growth in the language of the economy is steady and increase in the GDP, कि भाई आपकी इकोनॉमी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जीडीपी का मतलब होता है कि ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1 ईयर, कि एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हमें क्या करने पड़ेंगे कि वो हमें कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम में, और नेशनल इनकम की वजह से हमें क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा। सो जीडीपी ऑफ कंट्रीज डिराइव फ्रॉम दी डिफरेंट सेक्टर्स, की जीडीपी जो है वो डिफरेंट सेक्टर से आती है। बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स, वन इज द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और तीसरा जो है सर्विस सेक्टर्स। तो देयर आर 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर। सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, की हर एक कंट्री में क्या होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो सम कंट्रीज में कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। सो हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जीडीपी में, बट सम कंट्रीज में ऐसा है कि सर्विस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इकोनॉमी जो है हमारी कब रिवाइव हो सकती है, तीन सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स जो है वो परफेक्टली वे पे रिवाइव होंगे, देन हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है कि इंक्रीज हो सकती है और इकोनॉमिक में ग्रोथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन। अब ना इकोनॉमी को डेवलप करना है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जितनी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे उतना ही आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। जैसे मान लो कि हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर जो है, फार्मर को अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की आउटपुट बढ़ानी है, तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा कि नए सीड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे।
ओके, नए सीड्स के बाद वेराइटीज ऑफ दी जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है, ओके, वेराइटीज ऑफ दी इक्विपमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वन, जो ओल्ड वन इक्विपमेंट यूज उसकी जगह पे नए इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे. A factory can increase the output using the new type of machine. फैक्ट्री में भी आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो, लेकिन कैसे? बाय वे ऑफ द न्यू मशीन्स के नए नए मशीन्स लाके. दूसरा जो कंसेप्ट है कि मॉडर्नाइजेशन का, चेंज इन सोशल आउटलुक. अब कैसे सोशल आउटलुक चेंज किया जाए? दैट मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी. अब ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको हमें जेंडर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, यानी जेंडर एम्पावरमेंट या प्रोवाइडिंग द इक्वल राइट्स टू वुमेन. Society will be more civilized and prosperous. It make use of the talent of the women in the workplace. कि भाई सोसाइटी में लाइक मोर एंड मोर सिविलाइज्ड हो या मोर एंड मोर प्रॉस्परस हो, और उसमें मोर एंड मोर जगह मिले वुमेन को, तो और वुमेन टैलेंट्स को जगह मिले, तो इसकी वजह से सोसाइटी मोर एंड मोर इम्प्रूव हो सकती है, इकोनॉमी मोर एंड मोर इम्प्रूव हो सकती है. हमारी जो इकोनॉमी जो है वो मेल डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, राइट. सो उस मेल डोमिनेटिंग इकोनॉमी से हम लोग निकल के हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट या जो वुमेन की जो टैलेंट्स है वो टैलेंट हमें उनको प्रोवाइड्स करें, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स करें, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो सकती है. नेक्स्ट इज द सेल्फ रिलायंस. तो जनरली सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि सेल्फ रिलायंस मीन्स डिपेंडेंस एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस द गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन. यानी सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर. आपको क्या करना है कि आपको डोमेस्टिकली गुड्स ही प्रोड्यूस करना है और आपको डोमेस्टिकली गुड्स ही यूज करना है. अब इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी पड़ेगी. अब फॉरेन डिपेंडेंसी कैसे कम हो सकती है कि इंडिया वाज रिसेंटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल. पहले ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने हमें पूरा कंट्रोल करके रखा था, तो इंडिया जो है राइट रिसेंटली फ्री फ्रॉम दी कंट्रोल. सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्री. किस में? एस्पेशली फूड. हम खुद की फूड ग्रेन्स बना सकते हैं, राइट. सो स्ट्रेस शुड बी गिवन अटेन द सेल्फ रिलायंस. तो हमारा स्ट्रेस कम होगा और हम मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंस होंगे. नेक्स्ट उसके बाद है कि अवॉइड द फॉरेन इंटरफेरेंस, कि हमारी जो इंटरनल मैटर्स है उस इंटरनल मैटर्स में फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. ओके, हमारी कंट्री की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में फॉरेन इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम लोग मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं. जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा उतना ही हम लोग क्या उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बन जाएंगी. तो हमें उन लोगों का इंटरफेरेंस कम करना है और हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है हमें खुद सॉल्व करनी है, तो इसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे. अदरवाइज इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा तो हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाएंगे. फिर है इक्विटी. इक्विटी का मतलब ये होता है कि इंश्योर दैट एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज एंड हर बेसिक नीड्स एंड इनइक्वालिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस. कि इक्विटी का एम ये है कि हर एक इंडियंस को लाइक ईच एंड एवरी नीड्स जो है उसकी फुलफिल होनी चाहिए, बेसिक नीड्स उसको मिलनी चाहिए. अब बेसिक नीड्स नहीं मिलेगी तो इनइक्वालिटीज होगी. सो जैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी वैसे ही इक्विटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो इक्विटी का अल्टीमेट एम ये होता है कि ओवरऑल लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो. सो देयर आर 4 पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट्स जो है ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, थर्ड पॉइंट है सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ पॉइंट है इक्विटी. ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर. अब द एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर्स इंडिया में मेजोरिटी लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं? कि रूरल एरिया में रहते हैं, और ये सभी लोग किस सेक्टर्स पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड है. अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम बोलते हैं. सो लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार. जो जमींदार क्या करता है कि रेंट को कलेक्ट करता था, उस रेंट को हम लोग लगान बोलते थे,
और रेंट किससे कलेक्ट करता था? फ्रॉम द एक्चुअल टीलर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है, उससे लैंड कलेक्ट करता था, सॉरी रेंट कलेक्ट करता था। सो लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर्स इज वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जमींदारी सिस्टम। सो लो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स फोर्स इन इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, की हमारी जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स इतना डिटोरिएट हो गया, इतना खराब हो गया, तो हमें क्या करना पड़ा कि हमें यूएस से हमारे फूड ग्रेन्स जो है वो मंगवाने पड़े, और हम अमेरिका पे डिपेंडेंस हो गए फॉर फूड ग्रेन्स के लिए, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, राइट? सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर है कि भैया लो प्रोडक्टिविटी। अब जब हम लोग लो प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में बेसिकली so many people lives in rural area and they depends on agriculture sectors, right? So if agriculture sectors was known for low productivity, reason being that कि भाई लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ओके, और साथ में कि ये नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो क्या हो चुका? स्टेगनेंट हो चुका। नेक्स्ट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में मेजोरिटी लोग कहाँ पर रहते? कि इंडिया में मेजोरिटी लोग रूरल एरिया में रहते थे, और ये सभी लोग किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड है, और एट दैट टाइम इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी चल रही है, अभी भी चल रही है। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रही थी, तो मेजोरिटी लोग किस सेक्टर्स पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स को रिक्वायरमेंट है 1000 की, रिक्वायरमेंट है 1000 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन काम कितना कर रहे हैं कि 1500 लेबर्स काम कर रहे हैं। सो उसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सो रिमेनिंग जो 500 हुए, वो 500 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो देयर वर वेरी हाई इंसिडेंट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर। कब हुआ था? तो ईयर याद रखना, 1950 से लेके 1990 तक। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पुअर था, दूसरा हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, और फार्मर जो है वो डिपेंड किस पे डिपेंड था? रेनफॉल पे, क्योंकि हमारे पास कोई वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, और ना हमारे पास ऐसी कोई ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी या फाउंटेन फैसिलिटी, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। सो मेजोरिटी फार्मर जो है वो डिपेंड से रेनफॉल पे डिपेंड से। अब हार्डली रेनफॉल जो है वो साल में एक बार होता है, और एट दैट टाइम गवर्नमेंट के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो ग्रोथ हो रहा था वो मिनिमम ग्रोथ हो रहा था, राइट? और बिकॉज ऑफ द लिस्ट रेनफॉल की वजह से ग्रोथ हमारा बहुत कम हो रहा था, और हमारे पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं थी। उसके बाद है सब्सिस्टेंट फार्मिंग। मेजोरिटी लोग जो है वो फार्मिंग जो है वो अपने खुद के लिए करते थे, राइट? वो अब किसी को गुड्स बेचने के लिए नहीं करते थे, तो जो भी गुड्स बनाते थे वो अपने खुद के लिए बनाते थे, राइट? सो ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। वो किसी ट्रेडिंग पर्पस के लिए या कमर्शियलाइजेशन पर्पस के लिए गुड्स नहीं बनाते थे, वो अपने खुद के लिए गुड्स बनाते थे। नेक्स्ट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, हार्वेस्टिंग टेक्निक हो या कल्टीवेटिंग टेक्निक्स हो, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है हमारी क्या हो चुकी है? ऑब्सोलेट हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हमें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई। फिर उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। Farmer were often critical contract that bound them their landlords, and landlord used the extra huge amount interest from the farmer. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे मान लो कि ये लैंड है, और इस लैंड का ओनर जो है वो कौन है? कि भाई इस लैंड का जो ओनर है बिग फार्मर, दिस नोन एज द जमींदार भी उसको बोल सकते हैं, या उसको बिग फार्मर भी बोल सकते हैं। अब ये जो क्लास जो है इट्स नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस लैंड, तो वो क्या कर रहा था कि उसने एक लैंडलेस फार्मर को यहाँ पे अपॉइंट किया। अब लैंडलेस फार्मर को अपॉइंट किया, उसने बोला कि भैया तुझे मेरी लैंड जो है, लैंड को क्या करना है कि लैंड को तुझे कल्टीवेट करना है। तो लैंडलेस फार्मर ने बोला कि हाँ ठीक है सर, मैं लैंड जो है वो कल्टीवेट करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स ने क्या बोला कि तू ये लैंड कल्टीवेट करेगा तो इस लैंड में जो भी क्रॉप हो रहा है तो उस क्रॉप का 90% मुझे तू दे देगा एज अ इंटरेस्ट के तौर पे, एज अ रेंट के तौर पे।
तो लैंडलेस फार्मर बोला यार मुझे क्या मिलेगा, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से लैंडलेस फार्मर और फार्मर के, बिग फार्मर के बीच में, यानी लैंडलॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, उनके बीच में क्योस हो गया, राइट, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो गई, डिक्लाइनिंग हो गई। सो टोटल 6 पॉइंट, कौन से पॉइंट है? लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंस इन फॉलिंग हाइस, सब्सिस्टेंट फार्मिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का ग्रोथ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे पहला जो ग्रोथ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। क्या लेके आने पड़ेंगे? लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स में क्या है कि ओनरशिप जो टाइटल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा जो रिफॉर्म्स जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि हम मैक्सिमम फूड ग्रेन पे यूएस पे डिपेंड्स है। तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नए सीड्स लाने पड़ेंगे, एंड जिस सीड से मैक्सिमम बम्पर प्रोडक्शन हो सके ऐसा करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स है क्या? तो जनरली लैंड रिफॉर्म्स ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा हम लोग रिफॉर्म्स लाने वाले थे। इस रिफॉर्म्स में ये था कि जो जमींदार या लैंडलॉर्ड्स जो है, बड़े फार्मर्स जो है, उनके पास जो भी लैंड थी, राइट, सो उस लैंड को हमें किसको यानी देना था कि हमें लैंडलेस फार्मर को देना था। बिकॉज हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या मेंटेन करना था कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इक्विटी, दैट मींस इक्वालिटी मेंटेन करनी थी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अडॉप्ट की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न? एंड जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड करने की, जिनके पास ज्यादा लैंड है उससे लैंड लेके किसको लैंड प्रोवाइड करेंगे? हम लैंड प्रोवाइड करेंगे लाइक स्मॉल फार्मर या लैंडलेस फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। सो गवर्नमेंट का पहला टारगेट ये था कि भाई इंटरमीडिएरी को अबॉलिश करना है। हु इज द इंटरमीडिएरी? सो इंटरमीडिएरी का मतलब ये होता है कि ये होता है बिग फार्मर, दैट मीन्स अ लैंडलॉर्ड, ये होता था ब्रिटिशर्स, और ये होती थी गवर्नमेंट। अब ये जो थे वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे, और तो ये इन लोगों को क्या करना है कि बिग फार्मर को, यानी जो लैंडलॉर्ड्स है, जमींदार थे, उनको रिमूव करना था। सो सबसे पहले गवर्नमेंट लॉ लेके आए, एम बिहाइंड द लैंड टू द टीलर्स। अब इस लॉ का मतलब क्या था? तो ये लॉ का मतलब ये था कि जो लैंड कल्टीवेट कर रहा है, राइट, लैंड उसकी हो जाएगी, राइट, जो लैंड कल्टीवेट कर रहा है तो लैंड किसकी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे कितने इंटरमीडियरीज जो थे, राइट, तो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे। 2 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ क्या थे? कनेक्टेड थे। So abolition of indemnity brought 200 lakh tenants into direct contact with the government, कि ये लोग direct contact government के थे। यहाँ पे ओनरशिप राइट ग्रांटेड किया गया, टेनेंट गिव देम इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट एंड वर्क इफेक्टिवली। अब टेनेंट की खुद की लैंड हो जाएगी, तो यहाँ पे टेनेंट जो है वो आउटपुट भी इंक्रीज कर सकता है और इफेक्टिव वे पे काम भी कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो ये गोल ऑफ इक्विटी जो है वो प्रॉपर सर्व हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्टेन एरियाज जो थे वो जमींदार के अंडर में आते थे। तो जमींदार ने क्या किया कि यहाँ पे जमींदार को आइडेंटिफाइड हुआ कि भाई इस लॉ में सर्टेन लूपहोल्स है। क्या है? लूपहोल्स है। अब इस लूपहोल्स को हमें कैसे यूज करना है? सो जमींदार ने क्लेम किया कि भैया मैं तो सेल्फ कल्टीवेटर हूं, मैं इस लैंड को कल्टीवेट मैं खुद करता हूं, राइट। अब लैंड लॉ क्या था? जो लैंड कल्टीवेट करेगा लैंड उसकी हो जाएगी। तो उसने क्या किया? टेनेंट को भगा दिया और बोला कि भाई इस लैंड को मैं खुद कल्टीवेट कर रहा हूं। लेकिन ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी स्मार्ट थी। सो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है कि हमें पता है कि तुम आप कुछ लैंड कल्टीवेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका मेन टारगेट ये है कि भाई आपको अपनी लैंड किसी को देनी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम एक और लॉ लेके आते हैं, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक लिमिट, कि भाई इस लिमिट से बियॉन्ड जो है वो आप लैंड रख सकते नहीं हो। अब यहाँ पे ये भी लोग स्मार्ट निकले। स्मार्ट कैसे निकले? कि भाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गैदरिंग किया, और उस गैदरिंग के नाम पे उन्होंने लैंड जो थी अपनी फैमिली वालों को क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या कर दी? फैमिली वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
सो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन जो था वो बड़े लैंडलॉर्ड्स ने उसको चैलेंज किया and they delay its implementations. So this delay time was used by that to get the land registered in the name of the close relative कि उन्होंने लैंड जो है अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पर रजिस्टर कर दी. सो अल्टीमेटली लैंड जो है वो तो बिग फार्मर के पास ही रही. सो वो क्या कर रहे हैं, इस लेजिस्लेशन से बचना चाहते, इस लॉ से बचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लाइक उस लूपहोल्स को भी यूज कर दिया. एंड देन आफ्टर लैंड जो है वो अल्टीमेटली किसके पास थे, जमींदार के पास. तो एक बार थरली देख लेते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्या है. सो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. यहाँ पे हम लोग लैंड रिफॉर्म्स में क्या इक्विटी इन एग्रीकल्चर. सो गवर्नमेंट का एम था कि लैंड बिहाइंड द लैंड टू द टीलर्स. सो यहाँ पे आइडिया ये था कि जो लैंड कल्टीवेट कर रहा है उसको लैंड मिलेगी, राइट. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कितने इंटरमीडिएट्स कनेक्टेड थे, 200 लाख जितने इंटरमीडिएट्स कनेक्टेड थे. सो गवर्नमेंट ने सोचा कि लैंड जो कल्टीवेट कर रहा है लैंड उसको मिल जाएगी, लैंडलेस फार्मर को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फार्मर जो है वो इफेक्टिवली वे पे वर्क करेगा और अपनी आउटपुट जो है यानी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट इंक्रीज हो सकती है. लेकिन इस लॉ का परफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. जमींदार को पता था कि जमींदार को इस लॉ का लूपहोल्स पता था, तो जमींदार ने क्या किया कि जमींदार ने कि खुद क्लेम किया कि भाई इस लैंड को मैं खुद कल्टीवेट कर रहा हूँ, राइट, और उन्होंने भगा दिया. अब गवर्नमेंट उनसे स्मार्ट थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्पेसिफिक लिमिट डाल दी कि इससे ज्यादा लाइक आप इस स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा आप लैंड अक्वायर नहीं कर सकते हो. सिर्फ फॉर एग्जांपल मान के चलते कि 20 एकर्स के ज्यादा आप लैंड अक्वायर नहीं कर रहे हो. मान लो कि आपके पास 100 एकर्स लैंड है, तो 80 एकर्स लैंड जो है वो कौन ले लेगा, 80 एकर्स लैंड ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा. अब ये भी लोग स्मार्ट थे, तो उन्होंने इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक इन्होंने क्या किया, इस जो लैंड थी उस लैंड को उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दी. सो अल्टीमेटली लैंड सीलिंग भी इतनी इंप्रूव परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. नेक्स्ट जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन. So at the time of independence 75% of the country populations agriculture पे डिपेंडेंट थी. और हमारा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड था कि हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड था मॉनसून पे डिपेंड था. अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, बहुत ही लो थी, बिकॉज हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे. सो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का जो कंसेप्ट जो है वो कौन ले आए, इस स्पेक्टाक्युलर कंसेप्ट कौन लेके आए, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग इज अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट. उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया. लेकिन इंडिया में ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कौन लेके आया इंडिया में. सो इंडिया में ये कंसेप्ट लेके आए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, राइट. ये आपको वन लाइनर क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं. कौन लेके आए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन. सो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे वो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लेके आए. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में है क्या, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट HYV सीड्स. So what is the meaning of HYV seeds? HYV seeds that means high yield variety seeds. अब ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, होता क्या है, मेन रीजन फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस की लाइक हमारा जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, उस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना था. तो ये जो सीड्स थे ये सीड्स मिरेकल सीड्स थे, राइट, नए न्यू वंडर सीड्स थे. और इस सीड्स की वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. पर एकड़ जो है इनक्रेडिबल बेसिस पे हमें रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सॉरी नॉट एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे कहीं गुना ज्यादा मिला. लेकिन उसमें एक और चीज है HYV सीड्स में कि आपके पास ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई आपके पास बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए. कंपेयर द ऑर्डिनरी सीड्स के लाइक उस ऑर्डिनरी सीड्स और HYV सीड्स का हम लोग कंपैरिजन करें, सो यहाँ पे हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कि केमिकल फर्टिलाइजर का हैवी डोज चाहिए. यूज HYV सीड्स इंडियन फार्मर की, आपको HYV सीड एक्सपेंसिव है तो आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे होने चाहिए. सो दीज आर दी पॉइंट्स फॉर द HYV सीड्स कि HYV सीड्स मिरेकल सीड्स है.
उसके ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई भी होना चाहिए। HYV सीड्स में ऑर्डिनरी सीड्स के कंपेयर में HYV सीड्स में केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा जाता है, वो भी कितना 4 to 10 टाइम्स। और HYV सीड्स वेरी एक्सपेंसिव, तो जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी होगी वही HYV सीड्स को यूज कर सकेगा। अब इस सीड्स को लाया गया है 2 फेज में लाया गया। सब फर्स्ट फेज था कि HYV सीड्स 60 to 70, लेकिन सर्टेन स्टेट ने इस सीड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कौन से स्टेट थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन लोगों ने HYV सीड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन सेकेंड फेज में कि भाई HYV सीड्स इतनी तरह से एक्सपांशन हुई, इतनी स्पीड से एक्सपांशन हुए, 4 layered number of state is benefit more varieties of the crops, कि एक नहीं बहुत सारे क्रॉप्स को लाइक बेनिफिट्स दिया, राइट। तो और वो कब किस फेज में हुआ? 70 to 90 के फेज में हुआ। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन की? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आपकी प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन हुई, तो इस बम्पर प्रोडक्शन की वजह से हमें क्या बेनिफिट्स हुआ? सो हमें सबसे पहला बेनिफिट हुआ कि मार्केट सरप्लस जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, कि मोर प्रोडक्शन हो गई एंड मोर प्रोडक्शन की वजह से मार्केट सरप्लस इंक्रीज हुआ। एंड गुड प्रपोर्शन, और किस में हुआ? कि राइस और व्हीट में। सो गुड portions of the rice and wheat produced during the green revolution period was sold by the farmer in the market, कि farmer अब subsistence farming की जगह पे वो commercial farming करने लगे, because इस सीड्स में उनको बम्पर प्रोडक्शन मिला। अब इस सीड्स को बाय कौन कर रहा था? सॉरी, ये क्रॉप को बाय कौन कर रहा था? ये क्रॉप को बाय कर रहा था गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इस क्रॉप को बाय करके क्या करेगा कि बफर स्टॉक में वो स्टोर करेगा। क्योंकि क्यों स्टोर करेगा? रीजन बीइंग दैट कि फॉर अ लोअर पीपल ग्रुप की, लोअर इनकम पीपल ग्रुप के लिए। सो जो प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, सो गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द फूड ग्रेन बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज इन टाइम फॉर फूड शॉर्टेज। जब फूड शॉर्टेज होगी तब जाके ये फूड यूज होगा। और जब बम्पर प्रोडक्शन हुआ तो बेनिफिट ऑफ द लो इनकम ग्रुप हुआ कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर इन द मार्केट। सो प्राइस रिलेटिवली क्या हो गई? डिक्लाइनिंग हो गई। और लो इनकम ग्रुप जो है उसकी परचेसिंग पावर, स्पेंडिंग पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद जो है कि कौन से रिस्क इन्वॉल्व थे? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिस्क ऑफ द पेस्ट अटैक एंड रिस्क ऑफ द इंक्रीजिंग द इनइक्वालिटी। अब ना HYV सीड्स आप लेके आए, प्रोडक्शंस भी बम्पर हुआ, लेकिन सर्टेन रिस्क भी होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क ये था कि पेस्ट अटैक। क्यों पहले? क्योंकि HYV सीड्स इज अ वेरी सेंसिटिव सीड्स, तो उस सेंसिटिवनेस की वजह से कोई भी पेस्ट अटैक करता था तो HYV सीड्स खराब हो जाते थे। और स्मॉल फार्मर जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाता था, बिकॉज रीजन बीइंग दैट कि भाई एक बार HYV सीड्स उसने यूज किया, पेस्ट अटैक किया, सारे क्रॉप खराब हो गए। अब दूसरी बार HYV सीड्स यूज करना उसके लिए डिफिकल्ट था, रीजन बीइंग दैट HYV सीड्स इज वेरी एक्सपेंसिव सीड्स। तो सबसे पहला उसको ये रिस्क रहता कि पेस्ट अटैक। दूसरा रिस्क रहता था कि भाई रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटीज, कि HYV सीड्स वेरी एक्सपेंसिव, तो ये कौन यूज कर सकेगा? कि ये जो है वो बिग फार्मर यूज कर सकेगा, स्मॉल फार्मर जो है वो यूज नहीं कर सकेगा। सो इनकम की जो डेस्परेट लेवल जो है वो दोनों के बीच में क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अब फेवरेबल स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट टू ओवरकम द रिस्क। गवर्नमेंट इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए क्या है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया सब्सिडी देते थे। अब सर्टेन इकोनॉमिक्स जो थे उनके सजेशंस लिए गए, तो सर्टेन इकोनॉमिक्स फेवर में थे लेकिन सर्टेन इकोनॉमिक्स अगेंस्ट में थे। सो कौन से इकोनॉमिक्स जो थे वो फेवर में थे? तो उन्होंने बताया, फेवर वाली बातें बताई कि भाई तो हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो बहुत रिस्की बिजनेस है, हमारे मेजोरिटी फार्मर जो है वो बहुत पुअर फार्मर्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाले जो सीड्स जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते विदाउट सब्सिडी। सो सब्सिडी एलिमिनेट होगी तो इनकम की इनइक्वालिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इनकम की इनइक्वालिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो उन लोगों ने बोला कि भाई सब्सिडी देनी चाहिए। सर्टेन इकोनॉमिक्स ने बोला कि भाई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? कि सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट, कि भाई वो पुअर फार्मर्स को किसी भी टाइप का बेनिफिट नहीं करवाता है। और ये जो सब्सिडी जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को जाती है और ये इंडस्ट्री कभी भी सब्सिडी को पास ऑन नहीं करती।
critical appraisal of the agricultural development. So what is the meaning of critical appraisal? Critical appraisal का मतलब होता है कि भाई आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स का कि भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज आप दोनों क्रिटिकल अप्रेजल में लिख सकते हो. सो लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशंस एक बहुत ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था, लेकिन 1950-1990 में कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई. एज ए रिजल्ट कि क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंक्रीज हुई. और हम लोग फूड ग्रेन में क्या हो गए कि हम लोग फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए. Proportion of GDP 1950 to 1990 contribution by agriculture declined significantly. Significant decline हुआ. तो लाइक इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर जो है एट दैट टाइम लाइक स्लाइटली इंक्रीज हुआ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. 75% हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन जो था, पहले 75 था, अब 65 हो चुका, क्योंकि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज शिफ्टेड इन इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर. 65% ऑफ द कंट्री का जो पॉपुलेशन था कि वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर डिपेंड था. Even till 1990, agriculture's output could have been the growth with much less people working in these sectors. कि 1990 तक एग्रीकल्चर आउटपुट का जो हमारा ग्रोथ था वो इंक्रीज हुआ विथ मच लेस पीपल वर्किंग, कि भाई बहुत कम लोग इस सेक्टर्स में काम कर रहे थे. सो दो इन्वॉल्व क्यों काम, बट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर्स वर अनेबल टू एब्जॉर्ब, कि भाई इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर्स जो था वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा पीपल थे, इसलिए वो लोग कहाँ पे काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे काम कर रहे थे. फिर से एक बार बता दूँ कि 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो था कंटिन्यूस टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इवन टिल 1990 तक. Agriculture output could have been the grown with much less people working in this sector. क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो था वो एक्स्ट्रा लोग जो थे वो आउटपुट को वो कंजम्पशंस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था. And involvement of the such large proportion of the population agriculture sectors was regarded is important failure of the policy during the 1950-1990. क्योंकि 1950-1990 में जो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली जो पॉलिसी लेके आए, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं वो फेल हो गई कि इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले थे वो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए.